Hello everyone, welcome to my channel that is NEET Physics and welcome to this Tesla course जहाँ पर हम NEET 2024 के लिए पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डील कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है NEET 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कोई स्टूडेंट जो है वो 11th क्लास में है 12th क्लास में है तो उन सब के लिए भी ये टेस्ला कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेस्ला कोर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो टेस्ला कोर्स जो है एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर हम पूरा नीट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ नोट्स जो है वो कवर करवा रहे हैं। एंड जैसे ही चैप्टर की एंड होता है तो वहाँ पर आपको PYQs जो है वो भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। सो ये टेस्ला कोर्स जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर होना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है इस कोर्स का जो है फायदा मिल सके, ताकि उनको नोट्स भी बनाने की जरूरत जो है वो बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, आज का जो हमारा यहाँ पे चैप्टर रहने वाला है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हम यहाँ पे फुल चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने वाले हैं। यानी कोई एक छोटा सा टॉपिक भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जब हम कभी भी बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किसी भी आपकी, जैसे कि हमारा ये चैप्टर है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है हमने मेजर करनी है, उसका यूनिट बताना है, ठीक है, उसको मेजर कर रहे हैं हम। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाती है, यहाँ पर एक टाइप की बिल्डिंग ब्लॉक बन जाती है, क्योंकि विदाउट फिजिकल क्वांटिटी जो है हम डील नहीं कर सकते। ठीक है, डील नहीं कर सकते यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के लिए। इट मींस पूरे की पूरी फिजिक्स में ये क्या रोल प्ले करती है, आपका बिल्डिंग ब्लॉक का रोल जो है प्ले करती है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मेजर करते हैं, एंड इसमें जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मास की, तो देखो मास जो है वो क्या है, एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे मेजर कर सकते हैं। आप किसी भी पर्सन को देख के बता सकते हो कि हाँ ये पर्सन थिन है और ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा हेल्दी है। ठीक है, तो आप अंदाजे से भी बता सकते हो कि हाँ इस पर्सन का जो वेट है वो इतना रहा होगा एंड दूसरा जो पर्सन है जो हेल्दी है उसका जो वेट है वो इतना रहा होगा। तो ये तो हो गया एक तरीके का इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप देख कर भी बता सकते हो, अंदाजे से भी बता सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपने किचन में क्या लिया हो, कोई ना कोई आपके पास क्या हो, कप हो, ठीक है, मग हो, तो आप बता सकते हो कि ये कितने वेट का है। ठीक है, तो आप इस तरीके के अंदाजे जो है वो लगाते रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या बन जाता है कि आपने वेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने वेट को मेजर किस में किया, वेइंग मशीन के थ्रू। या आप अगर लेंथ को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो आप अंदाजे से भी बता सकते हैं कि हाँ इस रूम की जो है वो इतनी लेंथ रही होगी। ठीक है, एक साइड से इतनी लेंथ रही होगी। और आप उसको मेजर कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ आपके पास क्या है, अगर आपके पास मेजरिंग टेप है, ठीक है, तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड से क्या कर सके, मेजर कर सके, एंड जिनमें फिजिक्स के लॉज जो है वो क्या हो सके, डिस्क्राइब हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास क्या है, वेट है, ठीक है, तो वेट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, जहां पर मास एंड ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको शो कर रहा है, इट मींस वेट में, वेट का जो फॉर्मूला बना दैट इज योर mg। इट मींस यहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स भी क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। इट मींस मैं मास की वैल्यू मुझे पता है एंड मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं क्या बता सकती हूँ, वेट बता सकती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर ये क्या है, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, ये बेसिक सी क्या है, यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं दो टाइप्स की। एक तो है आपका फंडामेंटल, दूसरा है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आधार क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, या ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी भी तरीके से दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इट मींस हम इनको रिजॉल्व जो है वो नहीं कर सकते, ये क्वांटिटीज जैसी हैं ये वैसे ही यूज की जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका मास है, अगर आप पूछो कि मास जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आप नहीं बता सकते। लेंथ जो है वो कहाँ से ड्राइव हुई है, नहीं, ये
लेंथ जो है वो क्या है, एक तरीके की बेस क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम जो है वो भी क्या है, तरीके की बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां पर ये किसी भी तरीके से किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती हैं। इट मींस हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाती हैं, आपका आधार बन जाती हैं, बेस क्वांटिटीज बन जाती हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज जो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हुई है, ड्राइव हुई है या वो डिपेंड करती हैं। इट मींस हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको रिजॉल्व करना बड़ा ज्यादा ही इजी रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, v डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है जो कि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि आपकी बेस क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है आपका, एक तरीके का फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी है। तो इट मींस मेरे पास जो स्पीड है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी आपकी लेंथ एंड टाइम से क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। इट मींस हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में आपका एक्सलेशन है, दैट इज योर v डिवाइडेड बाय t एंड v क्या है आपके पास s बाय t डिवाइडेड बाय t। फोर्स क्या है आपके पास, दैट इज योर m इनटू a, ठीक है। तो ये इनको क्या कर सकते हैं, इन सारी क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं या इनको हम ड्राइव कर सकते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। या दूसरी जो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको बेस क्वांटिटी से ये क्या हुई है, ड्राइव हुई है, इसलिए इनका नाम ही क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट की। इट मींस आपने यूनिट की जो चॉइस है वो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने कोई भी यूनिट चूज करना है, चाहे वो मास का हो, लेंथ का हो, टाइम का हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने कौन सी देखनी है कि उसका क्या रहना चाहिए, सुटेबल साइज रहना चाहिए, यानी उसका यूज करना आसान हो, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि आपका यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं होना चाहिए जिसको आप मेजर ही ना कर सको, एंड इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ मापनी है, ठीक है, तो इतनी लंबी स्केल भी आपके पास नहीं होनी चाहिए कि आप उसकी जो है मेजरमेंट भी ना कर सको, ठीक है। तो सुटेबल टू यूज होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। एक्यूरेटली डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि अगर मास को मैं किसमें डिफाइन कर सकती हूँ कि ये ग्राम में मापा जाता है या किलोग्राम में मापा जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा पाउंड में हम भी इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मास को जो है मैं सेंटीमीटर में डिफाइन कर दूं या मैं इसको मीटर में डिफाइन कर दूं या किलोमीटर में। तो ये क्या है, ये कोई भी यूनिट आपने जब चूज करना है तो ये क्या होनी चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, ये इजिली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इजिली रिप्रोड्यूसिबल होने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने लेंथ अगर क्या करनी है, मेजर करनी है, ठीक है, तो उसने किस में मापी है, मीटर में, लेकिन उसको चाहिए किस में थी, किलोमीटर में चाहिए थी, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, कन्वर्जन करके मीटर से किलोमीटर में भी जा सकता है, ठीक है, या मीटर से सेंटीमीटर में भी जा सकता है, या सेंटीमीटर से क्या किस में जा सकता है, मीटर में भी जा सकता है। इट मींस आपकी यूनिट्स की जो चॉइस है वो क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वो आप क्या कर सको, कन्वर्जन भी कर सको एक ही किसमें, क्वांटिटी में, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ के बारे में बात की है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, चॉइस जो है वो कैसी होनी चाहिए कि टाइम के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट टाइम के साथ चेंज ना होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आपने क्या किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स अगर आपने मापी है, ठीक है, आपने सुबह के टाइम पे 5 न्यूटन मापी और आपका अगर शाम के टाइम जो है बात करते हो तो 5 क्या बन गई, वो 5 डाइन बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी यूनिट जो है वो टाइम के साथ क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सुबह के टाइम 5 न्यूटन है तो शाम के टाइम भी 5 न्यूटन होनी चाहिए। अगर सुबह के टाइम जो है किसी पर्सन का जो वेट आपने 50 किलोग्राम मापा है तो शाम के टाइम भी वो क्या होना चाहिए, 50 किलोग्राम ही होना चाहिए। वो किलोग्राम से ग्राम में नहीं, आपने क्या नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कैसे होनी चाहिए कि जितनी भी फिजिकल कंडीशंस आ जाए, जैसे कि क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, मोशन, कोई भी फिजिकल जो कंडीशन रहती है हमारे इन्वायरमेंट में, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए हमारे किसमें, यूनिट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह के टाइम अगर क्या है, अगर आपका जो मास है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि 50 किलोग्राम है, ठीक है, तो टेम्परेचर का कुछ असर पड़ा, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 25 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ग्राम में हो गया। तो यूनिट्स जो है वो किसी भी तरीके से क्या नहीं होने चाहिए, फिजिकल कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है कि यूनिट्स की चॉइस जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। कोई बच्चा अगर नॉर्थ में बैठा है,
वो भी सेम यूनिट का यूज करेगा, जो ईस्ट में बैठा है वो भी, वेस्ट में बैठा है उसके लिए भी सेम रहने चाहिए, एंड साउथ में जो बैठा हुआ है बच्चा सेम जो है यूनिट की चॉइस जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ का बच्चा जो है वो मास को किस में माप रहा है, किलोग्राम में माप रहा है, ठीक है, एंड ईस्ट का बच्चा जो है उसको वो ग्राम में मापना शुरू कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स जो है आपके यूनिट के होने चाहिए वो हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या अमेरिका में हो, किसी दूसरी कंट्रीज में हो, ठीक है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूनिट जो है वो हम किस तरीके से बेसिक लैंग्वेज में जो है वो क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट है वो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहती है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। ये नोट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन में, तो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स जो है वो क्विक रिवीजन नोट्स जो है आपके बनते जाएंगे, ताकि आपको फाइनल एग्जाम जब आप देने बैठो तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको मैं किस में ले लेती हूँ, क्यू में क्वांटिटी, ठीक है, उसका जो यूनिट है अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एन यू, ठीक है। एन क्या है, यह यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स है, यू यहाँ पर क्या है, यूनिट है। इट मीन्स अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना चाहूँ तो मैं उसको किस में लिखूंगी, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, जनरली एक्सप्रेस करते हैं। अब क्वांटिटी मैंने क्या मान ली, मैंने मान ली लेंथ, ठीक है, मैं यहाँ पर लेंथ की या डिस्टेंस की बात कर लेती हूँ, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट की मानी, दैट इज योर 50। 50 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, मैग्नीट्यूड है। यूनिट किस में मापा है मैंने उसको, मीटर में, तो मीटर क्या है, एक टाइप का यूनिट है। हम इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। देखो, फंडामेंटल वही यूनिट्स हैं एंड ड्राइव यूनिट्स वही यूनिट्स हैं जिस तरीके से आपने, हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जो टाइप्स पढ़े हमने। फंडामेंटल जिस तरीके से आपका क्या था, मास था, ठीक है, तो मास को हम एम ही लिखते हैं, ठीक है, जो कि किस में मापा जाता है, ग्राम एंड किलोग्राम में। सिमिलर मैनर में जो आपकी लेंथ थी, ठीक है, एल के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, जिसको हम मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, एंड टाइम जो है वो क्या है आपके पास, टी, जिसको हम किस में मापते हैं, सेकंड में ही मापा जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ड्राइव्ड यूनिट्स की, जो कि क्या हुए हैं, ड्राइव हुए हैं, कहाँ से, इन फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेलोसिटी की, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या रहती है आपके पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर इसके यूनिट क्या रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के, दैट इज योर मीटर। टाइम की यूनिट क्या रहते हैं, सेकंड, तो वेलोसिटी के जो यूनिट बने मेरे पास वो कितने बने, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट हमने अभी निकाले, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या रहता है, सेकंड, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो यूनिट आएगा दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब यहाँ पे इतना तो ये बेस जो है वो समझते ही हैं, क्योंकि ये 9th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। FPS, अब देखो कितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये क्या रहता है, एक टाइप का सेट ऑफ यूनिट है, ठीक है, सेट ऑफ यूनिट्स हैं। अब सेट किस किस का है कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वो भी आ सकते हैं, प्लस जो आपके ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स का जो सेट बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं। सबसे पहले देखिए FPS। अब जनरल जो हम डील करते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, आपके मास, यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज योर मास, लेंथ एंड टाइम की, ठीक है। अब यहाँ देखो FPS, F किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे फुट को, T किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे पाउंड को, एंड S किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे सेकंड को। इट मींस यहाँ पर मास किस में मापा जा रहा है, पाउंड में, जो लेंथ है वो किस में मापी जा रही है, फुट में, एंड जो आपके पास जो टाइम है, ठीक है, दिस इज योर मास टाइम, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है आपके पास CGS, ठीक है। CGS में आपकी जो लेंथ है वो किस में मापी जा रही है, सेंटीमीटर में,
ठीक है। जो आपका मास है वो किसमें मापा जा रहा है, आपका ग्राम में, एंड टाइम जो है वो किसमें है, अगेन सेकंड में है। इसी तरीके से MKS, इट मीन्स आपकी लेंथ जो है वो किसमें है, मीटर में है। मास जो है वो आपका किसमें है, किलोग्राम में है। के जो है वो किलोग्राम को यहाँ पे शो कर रहा है, एंड टाइम जो है वो सेकंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये बात भी देखी जाती है कि आपका जो SI सिस्टम है वो है क्या। SI सिस्टम जो है वो एडवांस फॉर्म ही है किसकी, आपकी एडवांस फॉर्म ऑफ MK सिस्टम की, एडवांस फॉर्म ऑफ, सॉरी दिस इज योर MK सिस्टम की ही है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि MK सिस्टम, जहाँ पर मास को किलोग्राम में मापा जाता है, लेंथ को मीटर में मापा जाता है, एंड टाइम को किसमें मापा जाता है, यहाँ पर आपके सेकंड में मापा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर SI यूनिट जो है वो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो SI सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे FPS सिस्टम जो है वो ज्यादा यूज क्यों नहीं होता है। FPS सिस्टम इसलिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता है हमारी कंट्रीज में, लंदन जैसे सिटीज में, यूके में ये जो है वो काफी पॉपुलर है, आज भी वहाँ पे FPS सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में FPS सिस्टम का यूज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक तरीके का मीट्रिक सिस्टम नहीं है। ठीक है। मीट्रिक सिस्टम जो है ये नहीं है, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं आपके, मीट्रिक सिस्टम जो है वो ये नहीं है। उसी तरीके से जो आपका सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम जो है, सीजीएस सिस्टम में आप खुद देखो जरा यहाँ पर कि ग्राम में आपका मास मापा जा रहा है, लेंथ जो है सेंटीमीटर में मापी जा रही है, टाइम को सेकंड में मापा जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हमने लिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल हैं। ठीक है। तो चॉइस जो है यूनिट की हमने किस तरीके से करनी है कि ये ज्यादा भी स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो सीजीएस सिस्टम में जो आपके यूनिट्स हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल रहते हैं, इसकी वजह से इसका भी जो है यूज जो है वो कम ही देखने को मिलता है। अब MK सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, कन्वीनियंट है। ठीक, कन्वीनियंट है यूज करने के लिए, और इसी का एडवांस फॉर्म, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, SI सिस्टम इसको बोला जाता है, ताकि पूरे इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे किस टाइप की यूनिट का यहाँ पर यूज करेंगे, आपके SI सिस्टम का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बेस एंड सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। बेस एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो कौन कौन सी है। बेस फिजिकल क्वांटिटी जैसे कैसे मैंने बताया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हैं इनके यूनिट्स, और इस तरीके के सिंबल्स में इनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसके बाद आती है आपके पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो है आपके पास प्लेन एंगल और दूसरी है आपके पास सॉलिड एंगल। अब देखो प्लेन एंगल जो है सप्लीमेंट्री जो इसका यूनिट है वो रेडियन है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन है, और ये इनके सिंबल हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल कौन सा होता है कि अगर आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरिया जो है आपने इस तरीके से, ये है, ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास, DS बना, ये पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसका रेडियस है वो हमने मान लिया, ये डिस्टेंस मान ली मैंने, R मान ली। ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर मुझे डिफाइन करना हो प्लेन एंगल, प्लेन में बन रहा है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है। तो यहाँ पे d थीटा किसके इक्वल आएगा, DS डिवाइडेड बाय dr, जितना एरिया जो है, जितना सरफेस जो ये कवर कर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका कितना रेडियस है उस पॉइंट से। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास प्लेन एंगल। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, ठीक है, बात किसकी करते हैं, सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड एंगल थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है कि अगर आपके पास ये ही सेम कंडीशन है, ठीक है, ये सेम कंडीशन है, लेकिन एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसी के का सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर जो है ये इसकी एक इंटरसेक्शन है, दूसरी इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रही है, ये पहली इंटरसेक्शन, दूसरी, और ये बेटा तीसरी, तो आपका जो एंगल रहेगा वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो इस एंगल को ही हम क्या बोल देते हैं, आपका सॉलिड एंगल बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये एरिया है वो अब इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो जितना भी ये एंगल जो है वो क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा, जितना भी एरिया जो है वो क्या करेगा, ये इस एरिया के बराबर होगा। तो मैंने अगर ये एरिया मान लिया DA, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है D थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज योर, जितना भी एरिया जो है ये, दैट इज योर DA डिवाइडेड बाय जितना इसका रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंदर कितना ज्यादा आपका एंगल देखने को मिल रहा है, पूरा अंदर का।
ठीक है। तो ये इस एरिया के इक्वल रहता है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो यही वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं जब कैलकुलेशन में पूछा जाता है कि सॉलिड एंगल निकालना है, ठीक है। तो प्लेन एंगल के लिए ये है एंड सॉलिड एंगल के लिए बेटा ये है, ठीक है। अब सॉलिड एंगल जो है वो आपका ये भी बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, तो ये 3 डायमेंशनल जो है, और प्लेन एंगल जो है वो क्या है आपका 2 डायमेंशन है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब इसी के बेसिस के ऊपर कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ पेरिफेरी ऑफ एन एरिया भी आपको दिया गया है, दैट इज योर एरिया, ठीक है, एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया इज। अब देखो पेरीफेरी बोला गया है कि यही वाला केस है वो, ठीक है, इतनी पेरीफेरी है, ठीक है, और ये एरिया आपको बोला गया है दैट इज 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पेरीफेरी पूरा, ठीक है। तो इट मीन्स ये कोई पॉइंट है आपका ओ, एंड पेरीफेरी का जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी बोली गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, इसका रेडियस ही बन गया। हमने अभी देखा कि जो आपका सॉलिड एंगल है वो कैसे निकाला जाता है, डी ए डिवाइडेड बाय क्या बन जाता है आर का स्क्वायर। तो डी ए कितना है दैट इज 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर का, क्या बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर आप खुद देखो यहाँ पे कितना बनेगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से कट हो गया, कितना आया 1 डिवाइडेड बाय 25 आया, तो 1 डिवाइडेड बाय 25 क्या है यहाँ पर, ये बना मेरे पास 0.04। सॉलिड एंगल को किस में मापा जाता है, दैट इज स्टेरेडी, लेकिन हमारे पास कहीं पर भी 0.0 नहीं है, इट मींस मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻2 क्या बन जाएगा, ये स्टेरेडी। इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो इट मींस आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं द डैम्पिंग फोर्स जो है किसी भी ऑसिलेटर की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इट मींस आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स बोला गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोला गया है, वेलोसिटी के। बोला गया था यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैंने के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे इसके यूनिट पूछे गए हैं, तो के जो है यहाँ पर क्या आया, यूनिट आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, जो कि किसके इक्वल यहाँ पर बनेगा, दैट इज योर एफ डिवाइडेड बाय वी। अब एफ जो है वो क्या है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन है, नीचे क्या है आपके पास वेलोसिटी। अब देखो मास फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे क्या है आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी के यूनिट क्या रहते हैं आपके पास, मीटर पर सेकेंड, मास के क्या रहते हैं किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के क्या रहते हैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और नीचे किस क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक किस पावर के साथ एक कैंसल आउट होगी, मेरे पास क्या बचा किलोग्राम मीटर, सॉरी मीटर के साथ मीटर कैंसल आउट भी हो गया, तो आपके पास क्या बना किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड, जो कि बेटा कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इतने भी हम यहाँ पे एसआई सिस्टम की बात करते हैं, इनकी मेरिट्स क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही देखी जाती है कि आपके पास जो एसआई सिस्टम है वो क्या है, आपको यहाँ पर बोला गया कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, आप चाहे सब्ट्रैक्शन करो, आप चाहे क्या करो, किसी भी क्वांटिटी को क्या करो डिवाइड करो, आपके पास जो है न्यू जनरेशन जो है या न्यू आपके पास यूनिट जो है वो क्या नहीं होते हैं, जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऐसा यूनिट की वो क्या है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, कोहेरेंट है ये। सेकंड बोला गया है कि एसआई जो है वो क्या है, एक तरीके का रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी एनर्जी की, ठीक है, तो एनर्जी क्या है आपके पास, अगर मैं सिंपल यहाँ पे एनर्जी की बात करती हूँ, तो एनर्जी चाहे कोई भी फॉर्म की हो, मैकेनिक जितनी भी आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं उन सभी को किस में मापा जाता है, आपके जूल्स में मापा जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम क्या है, एक टाइप का रैशनल सिस्टम ऑफ क्या बन जाता है, ये यूनिट बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज योर एसआई सिस्टम इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ। अब ऑब्वियसली बात है, इसको एब्सोल्यूट इसलिए माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपका एसआई सिस्टम ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है
कि ऐसा सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल है सभी ब्रांचेस ऑफ साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके ऐसा सिस्टम ही यूज किए जाते हैं। उसके बाद है कि यूनिट को हम कभी भी कैपिटल लेटर्स जो है इनिशियल में नहीं लिखते हैं। किस तरीके से कि अगर आपने 5 न्यूटन लिखना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपने 5 न्यूटन लिखना है तो आप इसको 5 न्यूटन लिखोगे, ठीक है, 5 न्यूटन लिखोगे, ना ही 5 न्यूटन लिखोगे, ठीक है। देखो इनिशियल कैपिटल लेटर जो है वो किसी भी यूनिट का आपने किस में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि यूनिट जो है अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैपिटल लेटर में होगा। फॉर एग्जांपल किस तरीके से कि अगर मेरे पास जो है 5 यूनिट है, ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स है तो मैं इसको 5 न्यूटन लिख सकती हूँ क्योंकि न्यूटन क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। अगर मेरे पास 10 पास्कल है तो मैं पी जो लेटर है उसको कैपिटल में लिख सकती हूँ कि पास्कल जो है वो क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। सिमिलर मैनर में जो क्यूरी है, ठीक है, क्यूरी है तो सी यू जो है वो क्या हो सकता है, सी कैपिटल लेटर में हो सकता है क्योंकि अब ये क्या है, साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। लेकिन जब आपने पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए। उसके बाद है कि यूनिट और आपका जो सिंबल है उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है कि अगर आपने क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड है। आप इसको 5 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते। सिमिलर मैनर में आपके पास क्या है, अगर 10 किलोग्राम है तो आप इसको 10 किलोग्राम लिखोगे, ना कि 10 किलोग्राम्स लिखोगे, ठीक है। तो आपकी यूनिट जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास जितने भी आपके ये यूनिट्स हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के साथ भी हम डेली टू डेली लाइफ में क्या करते हैं, डील करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल एसआई प्रीफिक्सेस की पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रीफिक्सेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसआई प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, प्रीफिक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, इट मींस पावर ऑफ 10। अगर यहाँ पे एक्सा लिखा गया है तो मींस ये क्या किसको शो कर रहा है, 10 रेज़ टू पावर अगर 18 लिखा गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सा, और इसका सिंबल क्या है आपके पास, ई है। सिमिलर मैनर में 10 रेज़ टू पावर अगर 15 लिखा गया है तो ये क्या है आपके पास, पेटा है, ठीक है। मोस्टली जो है हम डील करते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, ये वाली रेंज के साथ, ठीक है, इसी वाली रेंज में हम डील करते हैं, ठीक है। तो यही वाली रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सिंबल है, ठीक है। पावर्स आपने ध्यान में रखनी है कि ये पॉजिटिव लेटर्स के साथ हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर नीचे क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये नीचे सिंबल भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। मोस्टली जो यूज की जाती हैं वो माइक्रोन, नैनो, पिको, फेम्टो, मेगा, ठीक है, एंड मिली, ठीक है, यही आपको देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहती हूँ कि आपके जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है वो हम किस तरीके से करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट को करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि फिजिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करना एंड बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बेसिक मैथड जो है आप फिजिक्स जो है वो नहीं कर पाओगे। सो बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, ठीक है, या आपके पास मेंस्ट्रुएशन है, वो सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। वो आपको बिल्कुल भी आपको लंबी नहीं लगेंगी, तो आप वहां पर जाकर भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड वो वीडियो कुछ इस तरीके की हैं कि वहाँ पे सारा का सारा जो कंटेंट है रिगार्डिंग नीट फिजिक्स जो है मैंने कंप्लीट करवाया है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक। कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो कि आपकी पूरी फिजिक्स में यहाँ पर चलने वाली है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का बोलने का मतलब क्या है कि अगर मुझे क्या करना हो, 1 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो, या 1 आर्क सेकेंड को मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो मैं इसको किस तरीके से यहाँ पर करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 रेडियन है, ठीक है, 1 रेडियन। अब सिंपल सी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल रहती है, 2 पाई बाय 360 रेडियन, जो कि बिल्कुल बेसिक आप 9th क्लास में पढ़ कर आ रहे हो। 2 को अगर मैं इसको और डिवाइड कर देती हूँ तो सिंपल फॉर्म ये क्या बन जाएगी, 180। तो इट मीन्स मुझे क्या पता चला कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन,
ठीक है, ये तो होगी आपकी सिंपलेस्ट वैल्यू जो कि आप पूरी फिजिक्स में इसको यूज करने वाले हो। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये यूज होगी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना कि वैल्यू जो है कन्वर्जन करके भी पूछी जाती है। अब मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है आपके 22 डिवाइडेड बाय 7। तो 1 डिग्री की वैल्यू जो है 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 180 डिग्री 180 रेडियन। तो ये सिंपल मेरे पास कितनी आएगी कैलकुलेशन के थ्रू 1.74 इंटू 10⁻⁻2 क्या रेडियन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा आपको मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, निकालने किस तरीके से है, इस मेथड से। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि 1 आर्क सेकंड जो है वो रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो 1 आर्क सेकंड जो है 1 सेकंड में कन्वर्ट करती हूँ, और एक डिवाइडेड बाय 60 हो गया। ये क्यों, क्योंकि एक 60 जो है आपके पास ये 1 आर्क सेकंड है। सेकंड को आर्क सेकंड को मैंने इसमें कन्वर्ट कर डिवाइडेड 60। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगी तो ये 1 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में 60 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये कितना बना मेरे पास 1 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना बना, ये 3600 बन गया। ठीक है, अब मुझे 1 आर्क सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि 1 डिग्री जो है किसके इक्वल रहता है, यहाँ से वैल्यू में उठा लूंगी, दैट इज योर पाई डिवाइडेड बाय 180। नीचे कितना है पावर, नीचे कितना है 3600 है, इंटू रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाई की भी वैल्यू को यहाँ पे लिख दूंगी, दैट इज योर 22 डिवाइडेड बाय 7। तो ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 7 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दो इसको 3600 के साथ इंटू रेडियन। तो मेरे पास 1 आर्क सेकंड की जो वैल्यू आई दैट इज 4.58 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये वैल्यू जो है वो आपको क्या होनी चाहिए, कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती है जब हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, ऐसा ही प्रीफिक्सेस की भी हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स की जो कि हम जनरली डील करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स में हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रैक्टिकल यूनिट्स देखे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिस्टेंसेस की। ठीक है, सबसे पहला जो है, देखो जब हम बात करते हैं, सभी भाई इतना सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स भी किस किस में रहते हैं, आपके मास, लेंथ एंड टाइम के रिस्पेक्ट में हम इनको क्या करते हैं, इनके साथ डील करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे डील करने वाले हैं आपकी स्मॉल डिस्टेंसेस के साथ। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस में सबसे पहले हमारे पास जो डिस्टेंस आती है दैट इज फर्मी। ठीक है, एंड 1 फर्मी की जो वैल्यू है, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज योर 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। अब ये बेटा कहाँ से आई, मैंने आपको इसलिए टेबल यहाँ पर मेंशन किया था। देखो फर्मी का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, फेम्टो, जिसकी वैल्यू क्या रहती है -15 मीन्स 10⁻⁻15, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, एफ के साथ। ठीक है, एक ही बात है, एफ के साथ डिनोट करो, एफ भी लिखा हो गया तब भी ये वैल्यू है, एम जो है फर्मी फेम्टोमीटर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू देखने को मिली। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि रेडियस जो है प्रोटॉन का वो कितना रहता है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा आपका 1.2, हम बोलते हैं इसको फर्मी। ठीक है, और फर्मी की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻15। इट मींस यहाँ पे जो रेडियस है प्रोटॉन का वो क्या बनेगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, सेकंड जो है हम किसके साथ यहाँ पर डील करते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के साथ, दैट इज योर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल रहती है, दैट इज योर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसको अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर में क्या बन जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम को इस तरीके सिंबल के साथ हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है आपके पास नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, जो कि बहुत, ये मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स इसलिए करवा रही हूँ कि आपने पूरी फिजिक्स में इन्हीं के साथ क्या करना है, डील करना है। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है, 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद आ जाता है आपका माइक्रोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब देखो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं ये तो हो गया आपके स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लार्ज डिस्टेंसेस की, ठीक है, कि आप अगर प्लैनेट अर्थ के ऊपर हो,
लेकिन सन जो है वो क्या है, बहुत दूर है, वहां की आपने डिस्टेंसेस क्या करनी है, मापनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, लाइट ईयर पढ़ा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा होगा, पार्सक पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर हम पढ़ने ही वाले हैं। देखो जब हम बात करते हैं आपकी स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में, तो ये 4 क्वांटिटीज हैं जिनके साथ आपने डील करना ही करना है। और जब हम बात करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस की, तो सबसे पहली जो डिस्टेंस देखी जाती है दैट इज योर लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब क्या है, ठीक है, साथ साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो जो मैं बोलती जा रही हूँ आपने वो भी क्या करना है, नोट करते जाना है। लाइट ईयर मीन्स एक ऐसी डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करती है एक साल में, लेकिन वो किस में, एयर में नहीं करती है, वैक्यूम में करती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास जो एक लाइट ईयर की जो वैल्यू है, वो एक लाइट ईयर जो है वो किसकी इक्वल बन जाता है मेरे पास, दैट इज योर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ये वैल्यू रहती है जब हम बात करते हैं लाइट ईयर की। ठीक है, लाइट ईयर का जो यूज है वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अगर हमने स्टार्स की जो डिस्टेंसेस हैं वो मापनी है। ठीक है, या आपका जो स्टार है वो नियर सोलर सिस्टम के पास है तो उसकी भी हम लेंथ जो है वो मापते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट, दैट इज योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम 1 AU भी लिखते हैं। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा क्या है, मीन डिस्टेंस है किसकी, अर्थ की फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज योर 1.496 इन 10⁻11 मीटर। तो देखो यहाँ पर पावर्स आपको देखने को मिल रही थी माइनस 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 माइनस, इतनी बहुत छोटी है ये, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है रेज टू पावर 15। 15 मीन्स 10 को 10 जीरो को आपको 15 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जीरो को आपको 11 टाइम लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, थर्ड क्या रहता है आपके पास, पार्सेक। ठीक है, पार्सेक, पार्सेक जो है देखो, पार्सेक क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट क्या है इनमें, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट आपका पार्सेक ही है। अब पार्सेक जो क्या है, डिस्टेंस है जहां पर आपकी एक आर्क जो है लेंथ की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। ठीक है, तो एक पार्सेक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 1 पार्सेक, 1 पार्सेक बेटा पी, ठीक है, स्मॉल रहेगा। ठीक है, अभी मैंने यूनिट्स की चॉइस बताई है आपको, दैट इज 3.08 इंटू 10⁻16, देखो 16, तो ये सबसे बड़ा यूनिट है। उसके बाद आता है आपका, देखो आपका लाइट ईयर, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आप, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको यहाँ पर ये बताऊं, देखो ये आपका सन है, ठीक है, दिस इज योर सन, ये आपका बेटा क्या है, अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, और ये बेटा आपके पास सन है। देखो मैंने क्या बोला, द मीन डिस्टेंस बिटवीन, मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, मीन अर्थ का मीन पॉइंट बेटा सेंटर का और सन का सेंटर पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिफाइन करते हैं इसमें। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है, पार्सेक। पार्सेक क्या है, distance at which an arc of length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. It means यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 1 आर्क ही तो हुआ, 1 आर्क कितना एंगल सबटेंड करना चाहिए, ये 1 सेकेंड का। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, 1 पार्सेक बन गया। ठीक है, एंड आपके पास लाइट ईयर क्या था, लाइट ईयर था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये है आपके पास जनरल सी कैरेक्टराइजेशन जब हम बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस की, एंड जब हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे लार्ज डिस्टेंसेस की। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो आपका क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रिलेशनशिप जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, लाइट ईयर का या पार्सेक का, वो किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखो, यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद आपका लाइट ईयर है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको ये भी पूछा जाता है कि 1 पार्सेक जो है, 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1
लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे आपके जो सिंबल्स रहेंगे वो लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर आप बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि आपके देखे जाते हैं जब हम बात करते हैं यहाँ पर मासेस की, क्योंकि मैंने आपको भी पीछे यही बताया कि आपके जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो मास, लेंथ एंड टाइम में देखे जाते हैं। तो लेंथ के तो हमने बेटा डिस्टेंसेस के फॉर्म में यहाँ पर देख लिए। अब हम मासेस की बात करते हैं। ठीक है, मासेस की अगर हम बात करें तो मासेस में बहुत हम बिल्कुल बेसिक से यूनिट के साथ हम यहाँ पे डील करते हैं, जो कि बेटा क्या रहता है कि 1 स्लग की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है, 1 स्लग जो रहता है वो रहता है 14.57 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद जो है 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल रहती है, 1 पाउंड जो है वो 0.4536 किलोग्राम देखा जाता है। ठीक है, एंड 1 चंद्रशेखर लिमिट भी पूछी जाती है, 1 चंद्रशेखर लिमिट जो है, ठीक है, 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन। ठीक है, ये है आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स। या यहाँ पर आपका 1 क्विंटल भी देखा जाता है, तो 1 क्विंटल की वैल्यू तो बेटा सभी को पता ही होती है। 1 क्विंटल की जो वैल्यू है दैट इज योर 100 किलोग्राम, एंड यहाँ पर 1 टन जो है वो देखा जाता है आपका 1000 किलोग्राम। तो ये है आपके बेसिक किसके मासेस के यूनिट्स, जिनके प्रैक्टिकल यूनिट्स जिनके साथ हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यहाँ पर डील करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके टाइम की। ठीक है, अब टाइम के यूनिट जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखो टाइम जो है, टाइम देखो एक होता है आपका सोलर डे, एक होता है आपका सीडिल डे, एक होता है आपका सोलर ईयर, एक होता है ट्रॉपिकल ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर, ल्यूनर मंथ, शेक। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है आपको जो बात याद रखनी है कि एक सोलर ईयर जो है वो किसके इक्वल रहता है, सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन की, लेकिन जनरल आपको जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए। ठीक है, बात करूँ एक सोलर ईयर की, ठीक है, तो आपको एक सोलर ईयर जो है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो वो किसके इक्वल बन जाता है, 1 सोलर ईयर जो है वो बन जाता है आपके पास 366.25 सीड्रिल डेज के बराबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरेज सोलर डेज की, तो ये बन जाता है, क्योंकि एवरेज अगर हम देखते हैं तो आपको पता है 365 का ही दिन होता है हमारे पास, तो 365.25 एवरेज सोलर डेज। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है जो कि आपको होना चाहिए। सेकंड जो हमें यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए वो किसकी पता होनी चाहिए, 1 ल्यूनर मंथ। 1 ल्यूनर मंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम जो है, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो ल्यूनर मंथ जो है, ल्यूनर मंथ जो है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 27.3 डेज। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज जो शेक की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, जो कि स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है आपका टाइम का, दैट इज जो 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो है कुछ और भी वैल्यूज हैं जो कि आपको सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है वो पता होनी चाहिए। अब सिंपल जो है आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है वो किसी के से पता नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखती जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, एंड कई बार बहुत से बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट ये आपको किसी भी चैनल के ऊपर बेटा नहीं देखने को मिलेगी, तो मेक श्योर कि आप जो नोट्स बना रहे हो वो बहुत ध्यान से बनाओ, और नोट्स कुछ इस तरीके से बनाने चाहिए आपको ताकि आपको फर्दर जो है दोबारा से नोट्स बनाने ना पड़े। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, और जो कन्वर्जन्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 बार की जो वैल्यू है विच इज इक्विवेलेंट टू एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल देखा जाता है आपका 10⁵ पास्कल। ठीक है, लिखते जाना है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है ये आगे आपके फर्दर चैप्टर्स में भी। उसके बाद आता है आपका 1 मिली बार। ठीक है, 1 मिली बार। अब आपको पता है बार जो है वो किसकी यूनिट है, प्रेशर के हैं। 1 मिली बार जो है किसके इक्वल रहता है 10⁻² पास्कल। ठीक है, सिमिलर मैनर में 1 टॉर जो है
वो भी किस में लिखा जाता है आपका 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, ये बहुत वाइडली यूज्ड होते हैं जब हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। इसके बाद जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है, 1 atm, ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री में भी देखा होगा आपने, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 बार, विच इज इक्विवेलेंट टू 360 mm ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी कॉलम जो कि किसके इक्वल रहता है 760 टॉर की। ठीक है, ये कन्वर्जन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट कन्वर्जन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट कन्वर्जन जो है वो कौन कौन से रहते हैं। अगर देखो, अगर आपने किलोग्राम से ग्राम में जाना है, सेंटीमीटर से आपने ग्राम सेंटीमीटर से आपने किलोग्राम मीटर में जाना है, न्यूटन से डाइन में जाना है, एटॉमिक मास यूनिट से किलोग्राम में जाना है, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कन्वर्जन ये सीख लिया तो आपको किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला जो यहाँ पर देखा जाता है दैट इज योर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ ग्राम सेंटीमीटर में, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 100 मीटर के इक्वल होता है। जब आप कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। आपने बच्चों की तरह जो है वो कैलकुलेट करने नहीं लग जाना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है एंड यूनिट्स को कन्वर्ट करना जो है, आप कन्वर्ट करते रहोगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने बोला कि ये जो कन्वर्जन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो आपने मेमोराइज कर लेनी है। इसके बाद जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ फिर से किलोग्राम मीटर में। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा दैट इज योर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, 1 न्यूटन जो है, अगर मैं इसको 1 न्यूटन जो है हम क्या कर रहे हैं सीजीएस से एसआई सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁵ डाइन। ठीक है, जो कि हम आगे कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, जो हम डायमेंशनल एनालिसिस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि किसके इक्वल रहता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, 1 AU जो कि हमने अभी पढ़ा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, पास्कल भी पढ़ा है, 1 एंगस्ट्रॉम भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो आपको बताने की जरूरत नहीं। अब 1 एंगस्ट्रॉम का अगर मैं ये बोलूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ा 10⁻10 मीटर। ठीक है, अगर इसको मैंने क्या करना है नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर जो है वो किस में होता है, देखो 1 नैनोमीटर जो है मैंने क्या बोला था 10⁻⁹ मीटर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0.1 नैनोमीटर बन जाएगा। सिंपलेस्ट कन्वर्जन है ये। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर अगर मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपने क्या करना है कन्वर्ट एक्सलेशन को, एक्सलेशन कितना है एक्सलेशन ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर इनटू किस में जाना है आपने स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने मेंशन कर दिया सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर में जाना है। ठीक है, इसको आप क्या करो कन्वर्ट करो, तो इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे बनेगा मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर चूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो मुझे दी गई है दैट इज योर 2 किलोमीटर और बेस में आपका ये पर आर स्क्वायर है, तो इट मींस मुझे नीचे में क्या लिख सकती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब किलोमीटर जो है अगर मुझे किस में जाना है सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। मुझे किस में जाना है आपके सेंटीमीटर में जाना है, तो 2 जीरो वहां से आएंगी, 3 जीरो पहले थी, 2 जीरो, तो ये कितनी बनी 10⁵ सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है आपकी सेकंड है। ठीक है, और ये आर का क्या है स्क्वायर है, तो इट मींस यहाँ पे 1/3600 का क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। 3600 क्या है यहाँ पे सेकंड है, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। दैट इज यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 36 इंटू 10⁻²। ठीक है, ऊपर जाएगी 3 बन जाएगी। ठीक है, तो उसको फिर आपने डिवाइड कर लेना है यहाँ पे 18 और इसको 0 से,
तो ये वैल्यू जो मेरे पास कितनी आएगी 0.0154154 क्या बन गया ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो क्या करते हैं यूनिट्स को चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये भी, यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे करवाती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। मैंने बोला हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर, कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर की वैल्यू जो है हमने अभी देखी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मैंने पूछा 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, तो मीटर यहाँ पे रह गया, मीटर यहाँ पे रहेगा, तो ये वैल्यू बेटा किसके नीचे चली जाएगी, 1 लाइट ईयर के नीचे चली जाएगी। तो इट मीन्स मेरे पास 1 लाइट ईयर बेस में क्या आ गया 9.46 इंटू 10⁻15, दूसरी तरफ क्या बन गया मेरे पास 1 मीटर बन गया। जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगी तो मेरे पास सिंपल ये क्या आ जाएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। इट मीन्स 1 मीटर में आपके कितने लाइट ईयर होते हैं 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। इस तरीके से जो है हम कन्वर्जन जो है वो करते हैं, इसीलिए मैंने आपको पीछे आपको सारा का सारा जो ये बेस था वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम डील करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।